हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी प्रकाश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। 2011-12 में मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में था। मैं किराए पर एक घर में रहता था। मेरा कोई रूम पार्टनर नहीं था, लेकिन बगल में ही 2 लोग रहा करते थे। उस डरावनी रात को मैं अकेला था। बगल वाले जो थे वो अपने घर चले गए थे। रात को मैं मोबाइल में गाना चलाकर ड्राइंग बना रहा था। रात को 1 बजे मैं गाना बंद करके सो गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि 3 चुड़ैल मेरे कमरे में है, जिनमें से 2 चुड़ैल खड़ी होकर मुझे देख रही है और एक मेरे बिस्तर पर मेरे पीछे लेटी है। मैं दाई करवट लेटा था। चूँकि मैं पूजा पाठ करता था, इसलिए मेरी 6वीं इंद्री एक्टिव हो गई। आपको बता दूं, उन चुड़ैलों का चेहरा मेरे मन में स्पष्ट दिखाई देने लगा। उनके चेहरे पर भयानक मनहूसियत थी। आंखें उनकी भावशून्य और खोखली थी। चेहरा सड़ा हुआ और बदबूदार लग रहा था। मेरी नींद खुल चुकी थी, लेकिन मैं बिना हिले डुले आंख बंद करके दाई करवट पर लेटा था। मुझे पता था कि एक चुड़ैल मुझसे सट कर लेटी हुई है। अगर मैं पलटा तो उसका चेहरा मुझे दिख जाएगा और हो सकता है कि मुझे हार्ट अटैक भी आ जाए। मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। भयानक डर लग रहा था। ये सब बातें हकीकत में हो रही थी, कोई सपना नहीं देख रहा था मैं। फिर अचानक दिमाग ने अपने आप काम किया और मन ही मन मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। यकीन मानिए, जैसे ही मैं भगवान का नाम लेने लगा, मेरे मन का डर खत्म होने लगा और वो हनुमान चालीसा पूरा पढ़ते पढ़ते वो भयानक चुड़ैल भी जा चुकी थी। मैंने तुरंत बगल पड़ी मोबाइल को उठाया और मोबाइल में ही हनुमान चालीसा लगा दिया। और दोस्तों, इस घटना का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि इस घटना के बाद मैं बुरी तरह हिल गया था। इसके पहले मैं इन बुरी ताकतों का मजाक उड़ाया करता था। इसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जो नोकिया 7200 मैंने सेकेंड हैंड लिया हूँ, वो ट्रेन में डकैती और मर्डर के बाद लूटा गया था और मुझे धोखे से बेच दिया गया था। शायद जिसका फ़ोन था, उसी की आत्मा अपने प्रेतात्मा दोस्तों के साथ मेरे पास आई थी। दोस्तों, हमारी अगली जो कहानी है वो अनिल की है। इनकी 2 कहानियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी घटनाएं एक बार नहीं बल्कि कई बार घटित हुई है। यूँ कहे कि हमने बचपन से ही ऐसी घटनाओं को देखा है और झेल भी चुके हैं। इसे कहानी बिल्कुल ना समझे, ये 100% सच्ची घटनाएं हैं। उसमें से जो ज़्यादा गहराई से याद रही और आज तक मैं उससे डरता हूँ, उसी में से 2 घटनाएं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली घटना कुछ ऐसी है। काफ़ी साल पहले, बात उस समय की है जब हम छोटे थे। उस समय हम टीवी पर लेट नाइट हॉरर मूवीज़ देखा करते थे। हमें बड़ा मज़ा आता था देखने में। उस दिन बड़े भाई किसी काम से रात देर से आने वाले थे और उसी दिन टीवी पर एक ज़बरदस्त मूवी की ऐड देखी थी। चैनल चूँकि अंग्रेज़ी था, जिसकी मूवीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उस पर हॉरर मूवीज़ की हफ्ते में 2 दिन की सीरीज़ ही चल रही थी। हमने आदतन तय किया कि हम तो ज़रूर देखेंगे। उसमें भी भाई देर से आने वाले थे। माँ को हमने आश्वस्त किया कि हम दरवाज़ा खोल लेंगे
ताकि वो डांटे नहीं और मूवी भी देख पाए। सब सो गए। मूवी चलने लगी। रात काफ़ी हो चली थी। दरवाज़ा पक्का बंद था। हम टीवी के सामने ऐसे बैठे थे कि मूवी भी दिखे और दरवाज़ा भी। मूवी में हम रंगते जा रहे थे। इतने में एहसास हुआ कि भाई दरवाजे से अंदर भी आ चुका है और हमें पता भी ना चला। फिर मुड़ के देखा तो भाई थे। वो आए बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। हमें नॉर्मल सी बात लगी। फिर से मुड़कर मूवी में दिमाग लगाया, पर अचानक दिमाग ने कहा, क्या दरवाज़ा खुला था जो हमें उनके आने का पता नहीं चला? दिमाग ने तो कहा नहीं, हमने तो खुद दरवाज़ा लगाया था। दिमाग सनसना गया। दौड़ के दरवाज़ा चेक किया तो बड़ी अच्छी तरह से बंद किया हुआ था। ओ तेरी! फिर हमारी आंखों के सामने से कौन घुसा? मूवी गई खड्डे में। पहले जाकर ढूंढते हैं। हम दौड़कर भाई के कमरे में गए। कमरा खुला था, भाई नहीं थे। सारा मकान हमने छान दिया, भाई कहीं नहीं था। क्या करे समझ नहीं आ रहा था। किसी को जगा भी नहीं सकते थे। सो चुपचाप फिर से टीवी के सामने बैठ गए। 10 मिनट बाद माताजी की नींद खुली। वो टॉयलेट जाने के लिए उठी थी। उन्होंने हमें मूवी देखते हुए देखा, फिर डांटा। हमने उनको मूवी कितनी बढ़िया है ये बताने की कोशिश की और ये समझाया भी कि वो भी देखने के लिए बैठ जाए। उसके लगभग 20 मिनट बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो हमने दरवाज़ा खोला तो भाई आए हुए थे। हमने बोला, पहले भी आ चुके थे क्या आप? भाई एक अजीब सा लुक देते हुए कहा, मैं क्या 2 बार आऊँगा? इसके बाद माताजी हम लोगों से पूछने लगी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? हमने कहा कुछ नहीं, बस यूं ही कल बताते हैं। फिर तीनों ने बची मूवी देखी और सो गए। दूसरे दिन अचानक दोनों को याद आया हमने वो सवाल क्यों पूछा था। तब सारी हकीकत बताई। सब हंसने लगे, बोले तो हॉरर मूवी देखना बंद कर दो तुम लोग। हमने उसके बाद कई दिन इसी उलझन में बिताए। फिर वो कौन था और क्यों आया था, कहाँ गायब हो गया। सबसे अहम बात ये कि आने जाने के लिए घर में प्रवेश द्वार वही एक लौता था। दोस्तों, अब अनिल जी की दूसरी घटना आप लोगों को सुनाते हैं। ये घटना अभी कुछ साल पहले की है। हम और हमारी पत्नी बाइक से किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जगह ऐसी थी कि वहाँ से जमुना नदी को पार करके जाना पड़ता था। वैसे इस रास्ते पर हम कई बार आ जा चुके थे, तो वो रास्ता लगभग नित्य परिचय वाला ही है। जैसा कि आम तौर पर होता है, नदियों के पहले रास्ते, फिर पुलिया और बाद में फिर से रास्ते होते हैं। पुलिया क्रॉस करने से पहले ही नदी दिखाई देती है। बड़ा सा पात्र, वहाँ से लगभग 500 से 600 फीट की ऊंचाई पर पुलिया। हम बातचीत करते हुए जा रहे थे। पुलिया पर चढ़े उतने में पत्नी का ध्यान नीचे पात्र में जहाँ बालू बिछी होती है वहाँ गया। उन्होंने कहा, वो क्या है? हमने भी पात्र की तरफ देखा तो एक लड़का जो सिर्फ फुल पैंट, वो भी जैसे तैसे पहना हुआ था। उम्र लगभग 18 से 20 साल जैसी लग रही थी। ऊंचाई उसकी 6 फीट के आसपास होगी। दुबला पतला, छरहरा कद, काठी वाला, जवान था। जमुना जी के पानी से बाहर निकला हुआ था। हमने कहा शायद पानी में तैर रहा होगा और अभी निकला है, पर पत्नी जी के मन का शक दूर न हुआ। उन्होंने जबरन गाड़ी रुकवाई। हम पुलिया के ऊपर ही किनारे से बाइक खड़ी कर दी। जहां हम खड़े थे वो पुलिया का एकदम लगभग बीच वाला हिस्सा था, जहां से पूरी नदी और आसपास का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। इतने में हम दोनों ने देखा कि वो युवक जो अभी अभी पानी से बाहर आया था, उसे ये एहसास हुआ कि हम उसे ही देख रहे हैं, तो उसने 2 हाथ और दोनों पैर के बल पर दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कि कुत्ते दौड़ते हैं। कुत्ता जैसे तेज़ी से दौड़ते समय दोनों सामने और पीछे के पैर एकदम साथ के साथ यूज़ करता है, वो वैसे ही दौड़ रहा था।
बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो कुत्ते से भी ज़्यादा फुर्ती से दौड़ रहा था। यदि कुत्ते के साथ दौड़ता तो कुत्ता हार जाता। और फिर कुत्ता जैसे लंबी छलांग लगाता है, वो भी वैसी ही लंबी छलांग लगाकर वो पात्र में बने एक गड्ढे में कूद कर लेट गया, जबकि हम उस गड्ढे की गहराई भी साफ देख रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें कोई भी 6 फीट का लंबा युवक नहीं समा सकता था, पर वो उसमें इस तरह समा गया कि जैसे कोई बड़े से दरवाजे के अंदर से गुजर गया हो। हम अभी उसे देख ही रहे थे और फिर अचानक से हमने देखा, जब और आगे बढ़े उसी पुलिया पर, तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। यानी वो उसमें कूदने के बाद गायब हो चुका था। पूरी बालू दिख रही थी, पर कोई इंसान तो क्या, कुछ अलग भी उसमें दिखाई नहीं दिया। हम लगभग 15 से 20 मिनट उसे उस गड्ढे में ढूंढते रहे और इसी इंतज़ार में खड़े रहे कि वो अभी ही बाहर निकलेगा, लेकिन वहाँ से कोई बाहर नहीं निकला। क्योंकि तेज़ गर्मी के दिन थे, हम परेशान हो गए। उस दिन रास्ते पर भी बहुत कम लोग थे, तो हमने भी कहा कि यहाँ से निकल जाना ही इस वक्त के लिए ठीक होगा। और फिर हम, यानी मैं और मेरी पत्नी, वहाँ से निकल गए। इस घटना के बाद मेरी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन दोबारा हमने उस पुल के पास ऐसा कुछ नहीं देखा। उस पुलिया की ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हैं जो लोगों से हम सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पूजा जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं वैसे तो बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनती हूँ और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो मेरे साथ, मेरे परिवार में घटी है, जो कि एकदम रियल है। मैं वो सभी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी उनमें से बताती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं राजस्थान के कोटा ज़िले में रहती हूँ। जिस जगह से ये घटना जुड़ी हुई है उस जगह का नाम नानता है और हम स्कर्तपुरा में रहते हैं। ये जो मैं घटना बताने जा रही हूँ, ये मेरे पापा के साथ घटी थी और ये एकदम सच्ची घटना है। इस घटना में जो भी स्थान मैं बताऊंगी, तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे। मैं इस घटना में कोई स्थान, कोई जगह छुपा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस रास्ते पर कोई दूसरा भी अगर जाए तो उसके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो। मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है जो कि दिन की शिफ्ट चलाते हैं, पर कभी कभी नाइट की कुछ पर्सनल सवारी आ जाती है, जैसे कि स्टेशन के लिए जाना पड़ता है, तो पापा छोड़ने जाते हैं। एक रात कुछ ऐसा हुआ, वो टाइम गर्मियों का टाइम था और मेरे पापा को रेलवे स्टेशन की सवारी लगी हुई थी। वो उसे नाइट में 1 बजे छोड़कर वापस आ रहे थे। तो एक लंबे रास्ता जो कि बीच में पड़ता था, बिल्कुल सुनसान सा, हमारे यहाँ पर ही है, जो कि 7 से 8 मिनट का रास्ता है अगर ऑटो से जाए। बिल्कुल सुनसान और खाली और अंधेरा रास्ता है। मेरे पापा उस रास्ते से सवारी छोड़कर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक लेडीज़ मिली जिसने अपने चेहरे को घूंघट से ढाक रखा था और वो ऑटो रोकने के लिए वहाँ अपना हाथ दे रही थी। मेरे पापा ने देखा कि वो महिला अकेली है, तो उन्हें लगा कि वो कोई सवारी होगी और आगे जाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ऑटो को रोक दिया। मेरे पापा ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उस महिला ने जवाब दिया कि मुझे नानता जाना है। नानता हमारे यहाँ का एक छोटा सा कस्बा है जो कि हमारे एरिए से 10 मिनट आगे का रास्ता है। तो मेरे पापा ने उससे कहा कि मैं नानता नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे छोड़ दूँगा, जहाँ से आपको नानता के लिए कोई दूसरी ऑटो मिल जाएगी। वो महिला मेरे पापा से कहने लगी कि आप मुझे नहर के रास्ते पर जो जगह है वहाँ छोड़ दो और वहाँ से आप सकतपुरा के लिए निकल जाना, मैं वहाँ से नानता चले जाऊँगी। इस जगह मेरे पापा को आश्चर्य हुआ कि इस महिला को कैसे पता है कि मैं सकतपुरा जाने वाला हूँ। उन्हें मन ही मन ये लगा कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है।
और ये कोई बुरी आत्मा है। मेरे पापा ने उनका शक दूर करने के लिए एक उपाय सोचा कि क्यों ना मैं इस आईने में देखूं और इसे पता भी ना चले। तो मेरे पापा उससे किराए के बारे में डिस्कस करने लगे और मेरे पापा ने स्टाइल से साइड ग्लास को मोड़ा और देखा कि जिस रास्ते पर वो खड़ी है वो रास्ता बिल्कुल सुनसान है और आईने में उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। मेरे पापा तुरंत समझ गए कि ये कोई बुरी आत्मा ही है। तो मेरे पापा ने उसे मना किया कि मैं नहीं बिठाऊंगा और वो ऑटो स्टार्ट करके जल्दी से आगे निकल गए। आगे जाकर एक मोड़ आता है जहाँ पर पापा ने आगे जाकर गाड़ी को रोका और ऑटो से उतर के वो वापस उस रास्ते को थोड़ा दूर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो रोड बिल्कुल सुनसान था। ये कहानी मेरे पापा के साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर होते हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उन्हें भूत प्रेत का दिखना एक नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों, ये थी पूजा जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रमीज़ अहमद की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमीज़ अहमद है और हम लोग गया के रहने वाले हैं। मेरी ये स्टोरी एक सच्ची घटना है। ये वाक़या मेरी मासी जी के साथ घटा था। उनको एक ब्लैक मैजिक करने वाली चुड़ैल ने पकड़ लिया था। गया बहुत पुराना शहर है। गया में कुछ लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं जिसे सुनकर दिल काँप उठेगा। स्टोरी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 20 से 21 साल पहले की बात है। मेरी बड़ी मासी आई थी नाना के घर मिलने के लिए अपने हस्बैंड के साथ। मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे नाना का घर जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है रेलवे हॉस्पिटल के। ये वही जगह है जिधर राजधानी ट्रेन जब एक्सीडेंट की थी रफ़ीगंज के पास, तो सभी डेड बॉडीज़ को यहीं लाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। एक बार हम लोग सभी लोग बाहर निकले थे 3-4 बजे घूमने के लिए। अचानक से एक मरी हुई औरत की अर्थी निकल रही थी जो कि हम लोगों ने देखा। मेरी मासी के बाल खुले हुए थे और भीगे हुए थे क्योंकि वो डायरेक्टली नहाकर बाहर निकली थी। उन्होंने वो औरत की बॉडी को देखते ही गेट के बाहर खुद को रोक लिया और फिर वो कहने लगी एकदम से आश्चर्यचकित होकर कि अरे ये औरत की लाश जा रही है और ये हमें क्यों देख रही है। बट सभी बहनों को वो मरी हुई दिख रही थी। उन्होंने बाद में बताया कि वो औरत ने पलट कर उनको देखा है और वो हंसी भी थी। सब ने बहुत लाइट ले लिया और हंसने लगे क्योंकि मासी की आदत थी, कभी कभी एक्टिंग करती थी और कभी मजाक भी करती थी। हम लोग जब रात को वापस आए तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी। वो बोली कि मैं सोने जा रही हूँ। फिर 2 बजे रात को उनके हस्बैंड ने सभी घर वालों को उठा दिया और वो कहने लगे कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। उस खिड़की के बाहर अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग ऊपर भाग कर गए देखने कि क्या हो रहा है। तो देखा सब लोगों ने कि मासी की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। फिर मेरे नाना जी ने बोला कि इनको अपने घर लेकर जाओ फटाफट, यहाँ अगर और रही तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हम सभी बच्चों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि हमने एकदम रियल में ये चीज़ अपनी आँखों से देखा था और वो भी ये पहली बार था। जब वो अपने घर गए तो मगरिब के बाद यानी कि सूरज डूबने के बाद उनकी आवाज़ अजीब सी बहुत भारी हो जाती थी और वो नीम के पेड़ के नीचे चली जाती और गुर्राने लगती। उनके सभी बच्चों को और जो उनके घर में थे सब लोग को नाना के घर पर शिफ्ट करवा दिया गया। उनके हस्बैंड उनसे बात करने गए नीम के पेड़ के पास तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का मारा कि वो काफ़ी दूर जाकर गिरे। मेरी मम्मी बताती है कि मेरी मासी ने बहुत भयंकर रूप ले लिया था। उसके बाद मेरे नाना ने अपने एक पंडित दोस्त के साथ ये बात डिस्कस की तो काशी से एक बहुत बड़े पुजारी जी को बुलाया गया
और हम लोग एक बात को लेकर भी बिल्कुल श्योर थे कि मेरी मासी के साथ जो भी हो रहा है वो कोई जिन नहीं कर रहा है, ये कोई भूत प्रेत या आत्मा ही है। क्योंकि मेरे नाना ने अपने एक मौलाना साहब से भी पूछा था, तो उन्होंने हमें बता दिया था। जब वो पुजारी जी घर गए तो उनको सबने बोला कि इसको बहुत गंदे तरीके से अपने बस में कर लिया है और इसको मार कर ही शायद वो जाएगी। फिर उनमें से एक कहने लगा कि बात कुछ ऐसी भी है कि जब वो एक औरत की लाश को लेकर जा रहे थे तब इसने वहीं खड़े होकर टोक भी दिया था। फिर वो पुजारी जी जो थे वो उसी नीम के पेड़ के पास गए और भारी सी आवाज़ में बोले, क्या कर रही है तू इतनी रात को? तुझे कोई काम नहीं है क्या? मासूम को क्यों पकड़ी है तू? वो सबसे पहले उनकी तरफ देखी और एक लंबी हंसी हंसने लगी। फिर उसने बोला कि मैं इसको खा जाऊंगी पूरा, क्योंकि इसने मेरी शिष्य को मरते समय टोक दिया था। जब उसकी अर्थी को लेकर जा रहे थे तो ये वहीं खड़ी थी। पुजारी जी ने वहीं पर उनको नीम के पेड़ से पूरा बांध दिया और फिर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने उनके ऊपर कुछ फेंका तो वो ब्लैक मैजिक करने वाली चुड़ैल खूब चिल्लाने लगी। फेस पर पूरे नस एकदम साफ दिखाई दे रहे थे जो कि लाल हो चुके थे। उनकी आंखें काली हो चुकी थी। फिर उन्हें पूरी रात लेकर पुजारी जी ने अपने साथ ही रखा और झाड़ फूँक किया और सुबह सूरज निकलने से पहले उस चुड़ैल ने मेरी मौसी के शरीर को छोड़ दिया था। जब उस चुड़ैल ने छोड़ा तब मेरी मौसी बेहोश हो गई थी। उनको रूम पर लाया गया तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। 2 दिन तक उनका बुखार नहीं उतरा था। उसके बाद सब ने पुजारी जी को धन्यवाद दिया। नाना जी और मेरे अंकल ने गरीब बच्चों को पूरी सब्ज़ी खिलाया। पुजारी जी के बोलने पर उनको एक अंगूठी दी पुजारी जी की तरफ से कि ये अंगूठी काले जादू से और ऐसी चुड़ैलों से तेरी रक्षा करेगी। उसके बाद से आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। वो अब दादी बन चुकी है और अब भी वो अंगूठी पहने रखती है। तो दोस्तों, ये थी रमीज़ अहमद जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नीतीश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों को जो घटना सुनाने जा रहा हूँ ये 2009 की मेरे ही साथ घटी कुछ अजीब सी घटना थी। ये घटना के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि उस जगह पर जाने से भी मेरे पैर कांपते थे। 2009 में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, मेरी फैमिली को एक दिन मेरी वाइफ की मम्मी के वहाँ से कॉल आया। उन्होंने कहा कि छुट्टियाँ भी पड़ने वाली है, आप लोग कुछ दिन के लिए हमारे वहाँ पर आ जाओ। मैंने मेरी वाइफ से मना किया तो उसने कहा कि अरे कोई नई जगह पर ये लोग जा रहे हैं, क्यों ना हम भी वहाँ पर चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि एक काम करना, तुम ऑफिस से सीधा वहीं पर आ जाना। वो जगह हमारे घर से कुछ 130 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर थी। मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे एक रात पहले ही सभी लोग उनकी नानी के वहाँ चले गए थे और वो लोग वहीं पर रुकने वाले थे। अगले दिन वो सब साथ में जाने वाले थे। मैंने ऑफिस का काम ख़त्म किया और शाम के कुछ 6 बजे के आसपास मैं ऑफिस से निकल गया। मैं डायरेक्टली वही जगह पर जाने वाला था और वो जगह पर पहुंचने के लिए मैं जानता था 2 से 3 घंटे का टाइम मुझे लगेगा ही। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा क्योंकि रास्ते में उस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरी जो फैमिली है और मेरी जो वाइफ की मम्मी लोग भी थे, उनमें से अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। जो केयर टेकर वहाँ पर था, मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, सब लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि उन्हें आने में कुछ लेट हो जाएगा, मुझे फ़ोन किए थे। मैं भी उससे बात ही कर रहा था कि थोड़ी देर में उसने मुझे फिर से दोबारा आकर कहा कि वो लोग आज की जगह कल आ रहे हैं। उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। जो केयर टेकर था उसके भी पड़ोस में किसी के पास फ़ोन था, इस वजह से उन लोगों ने वहाँ पर फ़ोन करके बताया। मैंने कहा कि फिर क्या रात में मुझे अकेला ही रुकना पड़ेगा। उसने कहा कि हाँ, आपको शायद अकेला ही रुकना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, अकेले रुक जाएंगे। मैं रात में वहाँ पर लेटा था
और अपने फ़ोन को मिस कर रहा था कि काश मेरा फ़ोन ख़राब नहीं होता तो अभी मैं फ़ोन पर ही कुछ टाइम पास कर लेता, कि अचानक से घर के दरवाजे पर से कुछ आवाज़ आई। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। जाकर देखा तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि इतनी रात में ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर अचानक से एक कमरे से, जो कि ग्राउंड फ्लोर की दाईं ओर था, वहाँ पर से आवाज़ आई। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ कमरे में जितना भी सामान था वो सब ज़मीन से 4 फीट ऊपर हवा में उड़ रहा था और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्तियाँ इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही है। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और वहीं पर मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने चिल्लाया, सारा के सारा सामान एक आवाज़ के साथ ज़मीन पर ज़ोर से गिरा। इसके बाद मैंने दोबारा से कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि उसी कमरे में कोई तो है जो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है। फिर मैंने देखा कि उस कमरे में बड़ी बड़ी नोकीली सुई जैसा कुछ हथियार था, या पता नहीं क्या चीज़ थी वो, जो कि बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई दे रही थी। काफ़ी बड़ी आप उसे सुई कह सकते हो। वो एकदम से हवा में उड़ते हुए ज़ोर से मेरे पास आई और तभी ही मैं नीचे बैठ गया। वो सारी की सारी सुई मेरे ऊपर से उड़कर पीछे दीवार में जाकर गड़ गई। इसके बाद मैंने देखा कि जहाँ दीवार में वो सब गड़ी हुई थी वहाँ से लाल पानी निकलने लगा। जब नज़दीक जाकर देखा तो समझ में आया कि वो लाल पानी नहीं बल्कि खून है। मैं ज़ोर से चीखने लगा। केयरटेकर तब तक अपने घर पर जा चुका था। रात ज़्यादा हो चुकी थी। बाहर अंधेरा और कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। मैं उस केयरटेकर का घर भी नहीं जानता था। आस पड़ोस में कोई थे भी नहीं कि जिसे अपनी मदद के लिए बुलाता। मैं पूरी रात उस घर में जाने से डरता रहा और घर के गेट के पास ही बैठा रहा। करीब रात के 3:15 बजे के आसपास घर में से कुछ आवाज़ आई। जैसे ही मैंने अपने 2 कदम आगे बढ़ाया उस घर में जाने के लिए, कि तभी ही मैंने फिर से कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि किसी को जंजीरों में लपेट कर बांध कर मारा जा रहा है। अब मेरे खुद के हाथ पैर कांपने लगे। मैं बस सूरज उगने का इंतज़ार कर रहा था और वहीं पर बैठकर पूरी रात निकाल दी। जैसे ही सुबह सूरज उगा मैं वहाँ से बिना किसी को बोले निकल गया और अपने घर आया। जब मैं अपने घर आया तो मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उससे कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मेरे पास अपने घर आओ। मेरी पत्नी और बच्चे आ गए। फिर मैंने उन लोगों को सारी बात बताया। उन लोगों ने जब भी केयर टेकर को कॉल किया और उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसा तो अब मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ लोग इस बारे में कहते हैं। दोस्तों, वो जगह हम लोगों ने खरीदी नहीं थी। वो जो मेरी वाइफ के पिताजी थे उनके किसी फ्रेंड की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग चाहो तो वहाँ 2-4 दिन रुक कर आना, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई उन्होंने शायद जानबूझकर हम लोगों से छुपाई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली में से मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं गया था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राजवीर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजवीर है। जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये भी हाल ही में कुछ 8 या 10 साल पहले घटी थी। ये घटना हमारे गांव के पास एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल की है। वैसे तो गांव में भूत प्रेत की बातें सुनना एकदम आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अफवाहें नहीं होती बल्कि वो सच होता है। मैं भी अपने गांव में जब भी जाता था तो गांव में अक्सर ये बातें सुनता था, लेकिन इन पर विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लगता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि गांव में कुछ छोटी छोटी सी घटनाएं हुई, जिनमें से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। उसने बताया कि एक रात में एक वहाँ पर किसान था जो कि खेती करके अपने घर जाने के लिए वापस हुआ। वो वैसे दूसरे गांव का था और उसी जंगल से होकर वो जाता था। रोज़ का उसका यही शेड्यूल था कि वो काम ख़त्म करता और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाता। जब वो रात भी जा रहा था
तब एक बड़ा सा इमली का पेड़ उसने देखा। वैसे तो वो पेड़ वहीं पर था, लेकिन रोजाना कभी उसने इतना ध्यान से उसे देखा नहीं था। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इमली के पेड़ पर रात के समय कोई भी चिड़िया नहीं सोती है, ना ही कोई बंदर आप लोगों को रात में वहां पर आराम करते हुए दिखेगा। वो कहा जाता है कि इमली के पेड़ के आसपास ऑक्सीजन काफी कम होती है, इसीलिए रात में पक्षी उस पेड़ पर नहीं सोते, बल्कि दूसरी जगह पर अपना ठिकाना बनाते हैं। जब उसने उस पेड़ को देखा तो वो ये सोचने लगा कि इस पेड़ के ऊपर तो एक भी पक्षी नहीं बैठा है, कुछ नहीं है। वो पेड़ एकदम शांत सा खड़ा था, हल्का सा हवा के झोंकों के साथ हिल रहा था कि देखते ही देखते उसकी नज़र उस इमली के पेड़ पर रुक गई। वहां पर उसने दो चमकती हुई आंखों को देखा, जिसे देखकर एक चीज तो बिल्कुल साफ थी कि वो कोई पक्षी या बंदर नहीं था। वो जो कुछ भी था, किसी इंसान के ही जैसा कुछ तो वहां पर ऊपर छुपा हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इतनी रात के समय इस जंगल में ऐसा कौन होगा जो इमली के पेड़ के ऊपर चढ़कर सो रहा है या बैठा हुआ है। उसने वहीं पर खड़े रहकर सोचा और उसके बाद घर ना जाते हुए वो उस इमली के पेड़ के पास गया। जब वो इमली के पेड़ के पास गया तो उसने क्या देखा वो पता नहीं, और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन लोगों ने उसे देखा और उसे होश में लेकर आने की बहुत कोशिश की। उसके मुंह पर पानी भी मारा गया। जब वो होश में आया तब उसने सिर्फ इतना ही बताया कि जब मैं इस पेड़ के पास आया और मैंने कुछ देखा, उसके बाद मुझे याद नहीं। कहते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत खराब रहने लगी और फिर कुछ 90 दिन उसकी मौत हो गई। गांव के लोग इस बात से बहुत डर गए थे। इसी के साथ उसने एक छोटी सी घटना ये भी बताई कि एक शाम की बात है, कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में गए और इमली तोड़ने का सोचे। जब वो लोग इमली के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे तब अचानक पता नहीं कहां से एक बड़ा सा गंदा मांस का टुकड़ा उस इमली के पेड़ से नीचे गिरा, जिसमें बहुत गंदी गंध आ रही थी। वो देखने के बाद बच्चे इतना डर गए कि वहां से भाग गए और उस मांस के टुकड़े से अब भी खून निकल रहा था। ये बताना तो मुश्किल है कि वो मांस का टुकड़ा किसी इंसान का था या किसी जानवर का। ये सारी घटनाओं के बाद लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। उसके कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि 3 दोस्त शाम के समय उसी जंगल में आराम करने गए थे, या पता नहीं शायद शिकार करने गए थे। जब वो लोग उस इमली के पेड़ के पास पहुंचे तो वो लोगों ने कहा कि यार, इस इमली के पेड़ के बारे में बहुत सुन रखा है। ये इमली का पेड़ वैसे तो साधारण सा दिखता है, इसमें ऐसा क्या है कि लोग इससे इतना डरते हैं, इसके पास तक नहीं जाते। बहुत बार जानने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। फिर उन लोगों ने ये सोचा कि आज रात में यहीं पर रुक कर देखते हैं कि पेड़ में क्या है। इसीलिए वो तीनों ही उसी इमली के पेड़ के पास रात में रुक गए। रात के कुछ 10 बजने के बाद वो पेड़ अजीब सी हरकत करने लगा, जैसा कि मानो बिना हवाओं के ही वो तेज तेज झूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ के ऊपरी हिस्से में कुछ भारी चीज है जो पेड़ को एक दिशा से दूसरी दिशा में झुला रही है। यही नहीं, और थोड़ा सा समय जाने के बाद उस पेड़ के ऊपर से आवाजें आने लगी। वो आवाजें कभी गुर्राने की होती, कभी चिल्लाने की, तो कभी हंसने की। इतना ही उन लोगों के लिए काफी था डरने के लिए। वो लोग वहां से उठकर भागने लगे। 2 दोस्त तो वहां से भागकर निकल गए, लेकिन एक दोस्त वहीं पर बेचारा रुक गया, या यूं कहिए कि उस चुड़ैल ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। कहा जाता है कि जब अगले दिन वो दोनों दोस्त और भी कुछ लोगों को लेकर वहां पर पहुंचे ये देखने के लिए कि हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ था, तो उसकी लाश का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। हाँ, उस पेड़ के आसपास खून के छींटे थे और उसके यानी कि उनके दोस्त के कुछ फटे हुए कपड़ों के टुकड़े दिखे, जिससे एक बात तो ये समझ में आ चुकी थी कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उसको कई दिनों तक ढूंढा गया लेकिन वो कभी कहीं नहीं मिला।
ये बात देखते ही देखते आसपास के गांव में भी आग की तरह फैल गई। लोगों ने सोचा कि इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। फिर तभी ही उनमें से एक आदमी था जिसने कहा कि इमली के पेड़ के पास जाकर हमें एक अच्छी सी पूजा करवानी होगी, और सभी लोग इस पर मान गए। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि जब पूजा हो रही थी तब पूजा के दौरान वहां पर इतनी जोर की आंधी जैसी हवा चली कि जो आग पूजा में जलाई जाती है वो बुझ गई, और जितना भी सामान था पूजा का वो सब उड़ने लगा। जो लोग वहां पर पूजा करवाने आए थे वो भी वहां से डर के एक एक करके कम हो गए, और फिर उसका कोई समाधान नहीं निकला। कहा जाता है कि आज भी वो इमली के पेड़ के पास लोग सूरज डूबने के बाद जाने से डरते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि वहां पर अब भी वो चुड़ैल भूत है या नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो पेड़ से आज भी हमारा गांव डरता है। उसके बाद में भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई। जैसा कि एक आदमी बताता है कि शाम के समय जब वो वहां से किसी काम से गुजर रहा था तब उसने इमली के पेड़ पर से कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें ऐसी थी, इतनी मधुर आवाज़ कि वो आवाज़ें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता था अगर मैं ये आवाज़ों की ओर आकर्षित होकर उस इमली के पेड़ के पास चला गया तो मेरी मौत पक्की है। इसी डर की वजह से मैं उस पेड़ के पास नहीं गया, बल्कि मैंने अपने दोनों कानों को बंद किया और चुपचाप तेज गति से आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ उसका ये भी कहना था कि कुछ दूर आगे चलने के बाद में भी वो आवाज़ों का आना बंद नहीं हो रहा था, और फिर दोबारा मैं कभी भी उस रास्ते से रात में तो क्या दिन में भी नहीं गुजरा। इसके बाद में एक छोटी सी घटना ये भी है कि एक पान वाला आदमी वहां से पान के पत्ते और कुछ सामान लेकर गुजर रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में जो पान के पत्तों का सामान था वो एकदम से गिर गया, और उसे ऐसा लगा कि किसी ने जोर से उसके हाथ पर मार के जानबूझ के वो गिराया। फिर उसने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई अदृश्य शक्ति वो थैले को अपनी ओर खींच रही है, और थैला घसीटता हुआ उसी इमली के पेड़ के पास चला गया। बस इतना देखना था कि मैं डर के मारे वहां से जी जान लगाकर भागा और भागकर उस जंगल से बाहर आ गया। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं आज भी छोटी मोटी मेरे गांव में सुनने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी राजवीर जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी गौरव ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपको जो कहानी आज बताने जा रहा हूँ ये अपनी सच्ची आप बीती है। तो ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। तब मेरी उम्र कुछ 7 साल की थी। हमारा जो पुराना घर था जिसमें हम सभी लोग रहा करते थे, पहले के समय में टॉयलेट वगैरह घर में नहीं हुआ करते थे। सब टॉयलेट का यूज़ करने के लिए खेतों में जाया करते थे। तो मेरे जो ताऊ जी के बेटे राहुल, जो कि मुझसे लगभग 10 साल बड़े हैं, और उनकी एज उस समय कुछ 16-17 साल की रही होगी, हम दोनों एक साथ ही शाम को टॉयलेट के लिए खेत में जाया करते थे। क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मैं छोटा था तो मैं उनकी उंगली पकड़कर चलता था। हमारे घर के पास बहुत बड़ा जंगल है और रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान थे। तो उस दिन भी मैं भैया के साथ टॉयलेट के लिए जा रहा था। वैसे तो हम टॉयलेट के लिए हमेशा 8 बजे ही निकलते थे, पर उस दिन भैया को आने में देर हो गई थी। रात के लगभग 10 या 10:30 बज चुके थे। हम इतनी रात में टॉयलेट के लिए निकले। हम दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि मेरे भैया को लगा कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई लगभग 7 फीट का एक आदमी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। क्योंकि उस दिन चांदनी रात थी तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। भैया को लगा कि शायद वो हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति होगा, और फिर अगले ही पल उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ये रामबाण है,
क्योंकि उनका भी कद इतना ही लंबा था। मेरे भैया ने उनसे पूछा कि आप रामबन चाचा हो, आज लेट हो गए क्या आप भी जाने में? तो उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। भैया को लगा शायद किसी बात को लेके परेशान होंगे, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। भैया और मैं चुपचाप चलते गए और वो परछाई लगातार हमारा पीछा ही कर रही थी। फिर जब हम खेतों में जाकर बैठे तो वो भी हमसे लगभग 50 फीट दूर बैठ गए। भैया ने एक दो बार और उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम टॉयलेट करने के बाद वहाँ से उठे और जाने लगे तो वो परछाई दोबारा से हमारा पीछा करने लगी और हमारे पीछे पीछे ही आने लगी। तब भैया को बहुत गुस्सा आया और भैया ने बिल्कुल गुस्से में बोला, रामबन चाचा, आपको दिक्कत क्या है? कुछ बोल भी नहीं रहे हो और चुपचाप पीछे पीछे आ रहे हो। क्या हमारा पीछा कर रहे हो क्या? भैया का इतना बोलना था कि वो परछाई एकदम से भैया और मेरे सामने आ गई। उस टाइम हमने उसका फेस साफ साफ देखा। उसका फेस बिल्कुल काला और जगह जगह से खून निकल रहा था और आंखें बिल्कुल लाल थी। डर से हम दोनों ही थर थर कांपने लगे और आंखें जैसे ही उसके चेहरे से हटाई तो नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वो ज़मीन से लगभग 1 फीट मानो हवा में तैर रहा था। भैया ने तुरंत हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी और हम सर पर पैर रख कर भागे और वो परछाई हमारे पीछे पीछे हवा में तैरती हुई हमारा पीछा करते हुए आ रही थी। हमारे गांव के घर में एक पूजा घर भी था, जो कि अगर पीछे के दरवाजे से जाए तो सबसे पहले वही आता था। हम दोनों सबसे पहले उसी रूम में चले गए और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। भैया ने उस रूम में से एक खिड़की से बाहर देखा तो वो परछाई वहीं बाहर खड़ी हुई थी और बिल्कुल एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उसकी लाल लाल आंखें मानो ऐसा लग रहा था कि हमें कच्चा चबा कर खा जाना हो उसे। तो डरते डरते भैया ने घर में सबको आवाज़ लगाई। सभी लोग भागते हुए आए। मैंने और भैया ने सारी बात घर में बताई। हमारी दादी ने तुरंत ही गंगा जल हमारे सर पर डाला और जब सब ने खिड़की से बाहर देखा तो मानो वो परछाई या आत्मा गायब हो गई थी। हमें उस दिन फिर घर में बहुत डांट पड़ी कि इतनी लेट नहीं जाया करते हैं। अगले दिन हमें लोगों से पता चला कि वो एक पिशाच था और लोगों ने अक्सर उसे ऐसे ही देखा है। इसीलिए गांव के लोग खेत में जाने का जो समय होता है वो बिल्कुल टाइम पर ही काम कर लेते हैं। उस दिन के बाद से हम भी जल्दी से खेत जाते थे और काम निपटा कर आ जाते थे। आज भी ये बात याद करता हूँ, उस पिशाच का चेहरा याद करता हूँ तो मुझे डरा देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।